चैप्टर पीपल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ अपराइजिंग्स को देखते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस। ब्रिटिश ने अपने पॉलिसीज से इंडियन इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। जमींदार्स और पोलीगर्स यानी कि लोकल रूलर्स को अपनी जमीन खो देने का गुस्सा था और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल और मनी लेंडर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल पेट्रोन्स। पहले जो जमींदार प्रिंसेस और आर्टिसंस थे उनको अपने ट्रेडिशनल पेट्रॉन्स का सपोर्ट मिलता था। ब्रिटिश के रूल के बाद उन ट्रेडिशनल पेट्रॉन्स का डिसअपियरेंस हुआ जिससे आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट्स की इकोनॉमी टूट गई। रिलीजियस लीडर्स डिसकॉन्टेंट। पंडित मौलवीज और प्रीस्ट को भी अपने पुराने पेट्रॉन्स की कमी महसूस हुई जिसका उनके लिवलीहुड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। एलियन रूल। ब्रिटिश रूलर्स को लोग अपने देश के नहीं समझते थे, उनको एलियन माना जाता था। कॉमन पीपल को ब्रिटिश ऑफिशियल ने हमेशा नीचे समझा और उन्हें इज्जत नहीं दी। अब बात करते हैं सन्यासी रिवोल्ट 1763 टू 1800 बिहार एंड बंगाल। सन्यासीज और साधुज ने बंगाल और बिहार में ब्रिटिश के खिलाफ एक रिवोल्ट किया। यह रिवोल्ट एक सोशल मूवमेंट बन गया था जिसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने बराबर की शामिल होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की थी। इस रिवोल्ट में स्मॉल जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स और रूरल पुअर भी शामिल थे जो अपनी जमीन और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। 1770 बंगाल फेमाइन। बंगाल में 1717 में एक भयंकर फेमाइन आई थी जिसमें लाखों लोग मर गए। ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने इस भूख को और दुख को और बढ़ा दिया। हार्श ब्रिटिश पॉलिसीज। ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने लोगों की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था जिसके वजह से उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट देखते हैं। माजनम शाह एक इंपॉर्टेंट लीडर जो रिवोल्ट में शामिल थे। चिराग अली एक और लीडर जो इस मूवमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी भी इस रिवोल्ट के प्रोमिनेंट लीडर थे। फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। ये रिवोल्ट गुरिल्ला वॉरफेयर के फॉर्म में लड़ा गया। सन्यासी और साधुज ने कंपनी फैक्ट्री और ट्रेजरी को लूट लिया और ब्रिटिश फोर्स के खिलाफ जंग लड़ी। अब फीचर्स ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। ये रिवोल्ट गुरिल्ला वॉरफेयर के फॉर्म में लड़ा गया। सन्यासी और साधुज ने कंपनी फैक्ट्रीज और ट्रेजरीज को लूट लिया और ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ी। इस रिवोल्ट को फकीर रिबेलियन भी कहा जाता है क्योंकि फकीर यानी कि रिलीजियस मेंडिकेंट्स भी इसमें शामिल थे। ब्रिटिश रेस्पॉन्स को देखते हैं। वैरेन हेस्टिंग जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वैरेन हेस्टिंग ने इस रिवोल्ट को सप्रेस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने इस अपराइजिंग को क्रश करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिए। लिटरेचर एंड लीगेसी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी फेमस बुक आनंदामठ 1882 और देवी चौधरानी 1884 में इस रिवोल्ट को पोर्ट्रे किया। आनंदामठ की कहानी में वंदे मातरम सॉन्ग को भी इंक्लूड किया गया था जो बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का सिंबल बना। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ मोमेरियाज 1769 टू 1799 आसाम। 1792 में कृष्ण नारायण दरंग के किंग ने बुरकंडेज यानी कि जो मुस्लिम आर्मीज के डिमोबिलाइज सोल्जर और जमींदार थे के साथ ओहम किंग्स के खिलाफ रिवोल्ट शुरू किया। ओहम किंग्स को ब्रिटिश से मदद लेनी पड़ी इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, लेकिन उसके पास भी उनको बर्मीज इन्वेजन का सामना करना पड़ा जिसके बाद असम ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। अब बात करते हैं पोलीगर्स रिवोल्ट 1795 टू 1805 तमिलनाडु। पोलीगर्स वो लोकल चीफ 10 थे जो तमिलनाडु के कुछ रीजन में अपनी इंडिपेंडेंस रूल
चाहते थे। नवाब ऑफ आर्कोट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तिनेवेली और कर्नाटिक प्रोविंस का कंट्रोल दे दिया, जो पोलिगर्स को बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। पोलिगर्स को लगता था कि उनका ट्रेडिशनल पावर और सॉवरेनिटी खत्म हो रहा है और उनको अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ा। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट को देखते हैं। लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। पोलिगर्स को लगता था कि उनका इंडिपेंडेंस छीन रहा है क्योंकि नवाब ऑफ आर्कोट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटरीज दे दिए थे। डिप्रीवेशन ऑफ कावल फी। पोलिगर्स को अपने ट्रेडिशनल राइट्स जैसे कावल फी, जो विलेज पुलिस ऑफिस का हेरिटरी राइट्स था, से भी महरूम किया गया। इससे उसका रिसेंटमेंट और बढ़ गया। फेजेस ऑफ रिवोल्ट। फर्स्ट फेज 1795 टू 1799। ये फेज कट्टा बोमन नयाकम के लीडरशिप में शुरू हुआ। कट्टा बोमन ने अपने रीजन में रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू की। सेकेंड फेज 1799 टू 1805। दूसरे फेज में ओमनथुराई ने रिवोल्ट को और ज्यादा वायलेट किया। ये फेज और भी इंटेंस था, जिसमें पोलिगर्स ने कंपनी के रूल्स को चैलेंज किया। अब ब्रिटिश रिस्पांस को देखते हैं। ब्रिटिश फोर्सेस ने पोलिगर के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री एक्शन लिया। कट्टा बोमन को कैप्चर किया और उसके बाद रिवोल्ट को क्रश कर दिया। पोलिगर्स रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल को तमिलनाडु में मजबूत किया। अब बात करते हैं पैका रेबिलियन 1817 ओडिशा। पैकास वेयर ट्रेडिशनल हेरिडिटरी मिलिशिया इन ओडिशा। उनका काम था मार्शल सर्विस देना और पुलिसिंग करना इन रिटर्न फॉर रेंट फ्री लैंड, जिसे निष्कर जागीर कहते हैं। ये लैंड उन्हें प्रिविलेजेस और प्रेस्टीज देती थी। खुर्दा राजा का डेथ्रोनमेंट मतलब किंग का हटा दिया जाना, ये पैकास की पावर और प्रेस्टीज को काफी रिड्यूस कर दिया, जिससे उनमें रिसेंटमेंट बढ़ गया। कॉजेज ऑफ द रिबेलियन को देखते हैं। वाल्टर इवर कमीशन ने रिकमेंड किया कि पैकास के रेंट फ्री लैंड को ब्रिटिश ले ले। इससे पैकास काफी गुस्सा हुए क्योंकि उनकी लिवलीहुड का सोर्स छीन रहा था। साल्ट की प्राइस में बढ़ोतरी, कॉवराइन करेंसी की एवोल्यूशन, टैक्सेस का सिल्वर में देना और एक्सटॉर्शनरिस्ट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ने कॉमन पीपल को भी परेशान किया। पैकास ने जमींदार्स और पीजेंट्स के साथ मिलकर इन इशू को प्रोटेस्ट किया। इनमें लीडर्स थे जैसे बक्सी जगबंधु विद्याधर। रिलियन का मेन लीडर था ये। उसने गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक्स का यूज किया ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट। मुकुंदा देवा और दीनबंधु संतरा भी इंपॉर्टेंट लीडर थे जो पैका रेबिलियन में जगबंधु के साथ थे। अब गुरिल्ला वारफेयर। पैकास ने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया, जो एक ऐसी हिट एंड रन स्ट्रेटजी थी जिसमें वो ब्रिटिश फोर्सेस को सरप्राइज अटैक देकर उन्हें वीकेंड करते थे। ब्रिटिश रिस्पांस को देखते हैं। ब्रिटिश ने रेबिलियन को ब्रूटल सप्रेस किया और 1818 तक रेबिलियन को क्रश कर दिया। पूरी टेम्पल के प्रीस्ट जो जगबंधु को शेल्टर दे रहे थे, उन्हें पकड़कर हैंग कर दिया। अब बात करते हैं ओहम रिवोल्ट 1828 आसाम। ओहम किंगडम असम का एक पावरफुल किंगडम था, लेकिन फर्स्ट बर्मा वार 1824 टू 26 के बाद ब्रिटिश ने असम से अपना कंट्रोल नहीं हटाया और ओहम टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, जो लोकल लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गई। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। ओहम को ब्रिटिश का टेरिटरी में इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया। उन्हें अपनी सॉवरेनिटी और अपना रूल चाहिए था। ब्रिटिश के एक्सपेंशन और कंट्रोल को लेके उनमें रिसेंटमेंट थी, जो इस रिवोल्ट का रीजन बना। ब्रिटिश रिस्पांस को देखते हैं। ब्रिटिश को समझ आया कि सिचुएशन को हैंडल करना जरूरी है, इसलिए उन्होंने कॉन्सिलरिटी पॉलिसी अपनाई। अपर असम को महाराजा पुरंदर सिंह के कंट्रोल में दे दिया, जिससे टेंशन कम हो गई। की लीडर्स इसमें थे गोमधार कोनवर, एक इंपॉर्टेंट ओहम प्रिंस जो रिवोल्ट में शामिल थे। महाराजा पुरंदर सिंह, ओहम किंग
जिसे ब्रिटिश ने अपर असम के लिए अपॉइंट किया। नरेंद्र गदाधर सिंह एक और की लीडर जो ब्रिटिश के खिलाफ था। अब बात करते हैं वहाबी मूवमेंट 1830 टू 61, बिहार बंगाल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब। वहाबी मूवमेंट एक इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था जो शरिया लॉ को फॉलो करने की बात करता था। इस मूवमेंट को अब्दुल वहाब और शाह विलुल्लाह के टीचिंग से इंस्पिरेशन मिली थी। आइए की आइडियाज और लीडर्स को देखते हैं। सैयद अहमद ऑफ राय बरेली इस मूवमेंट में लीडर थे। उन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कॉन्डेम किया और पूरे इस्लाम की तरफ लौटने की बात की। कॉजेज ऑफ द मूवमेंट, वहाबिस का कहना था कि ब्रिटिश रूल इस्लाम के लिए खतरा है और उन्होंने शरिया लॉ के बेसिस पर एक नई सोसाइटी बनानी थी। की एक्शंस को देखते हैं। वहाबिस ने सिथाना को अपना बेस बनाया और पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल और दूसरे रीजन में अपने मिशन चलाए। वहाबिस ने जिहाद डिक्लेयर किया सिख किंगडम ऑफ पंजाब के अगेंस्ट। जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया 1849 में, तो वहाबिस ने अपने अटैक सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ कंसंट्रेट कर दिया। अब बात करते हैं कुका मूवमेंट 1842-72 पंजाब। कुका मूवमेंट को भगत जवाहर मल ने 1840 में वेस्टर्न पंजाब में स्टार्ट किया। ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने, इंटर मैरिज और विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात करता था। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मूवमेंट, जब ब्रिटिश ने पंजाब को एनेक्स किया तो ये मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया। कुकास ने ब्रिटिश रूल को हटाने और सिख रूल को रिस्टोर करने की बात की। कुकास ने ब्रिटिश लॉ, एजुकेशन और प्रोडक्ट को बाइकआउट करना शुरू किया और स्वदेशी और नॉन कॉर्पोरेशन जैसे आइडिया को प्रमोट किया। इसमें लीडर्स थे भगत जवाहर मल, कुका मूवमेंट का फाउंडर थे। बाबा राम सिंह, नामधारी सेक्ट के लीडर जो कुका मूवमेंट के मेजर लीडर थे। उन्हें रंगून भेजा गया 1872 में जब ब्रिटिश ने मूवमेंट को क्रश कर दिया। ब्रिटिश रिस्पॉन्स, ब्रिटिश ने कुका मूवमेंट को 1863 टू 72 के बीच क्रश किया। बाबा राम सिंह को अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ मिदनापुर एंड दालभूम 1766 टू 74 बंगाल। मिदनापुर और धालभूम बंगाल के रीजन थे जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल बढ़ाया था। ब्रिटिश ने अपना न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1772 में, जिसका इफेक्ट जमींदार्स यानी कि लैंडलॉर्ड्स और रेओर्ड्स यानी कि पीजेंट्स पर डायरेक्टली पड़ रहा था। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से जमींदार्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। उन्हें एक्सेसिव टैक्सेस देने पड़ रहे थे और इसलिए उन्होंने रिओर्ड्स के साथ मिलकर ब्रिटिश ऑफिशियल के खिलाफ रिवोल्ट किया। जमींदार को लगा कि ब्रिटिश उनके ट्रेडिशनल राइट्स को खत्म कर रहे हैं और उनकी पावर को वीकेंड कर रहे हैं। लीडर इसमें शामिल थे जैसे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल ने इस रिवोल्ट को लीड किया। दोनों ने ब्रिटिश ऑफिशियल के अगेंस्ट अपने लोगों को मोबिलाइज किया और ब्रिटिश को चैलेंज किया। आउटकम्स ये हुआ कि ब्रिटिश ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया, लेकिन ये रिवोल्ट एक एग्जाम्पल बना कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज का अपोजिशन कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं सिविल अपराइजिंग इन गोरखपुर, बस्ती एंड बहराइच 1781 उत्तर प्रदेश। वरेन हेस्टिंग्स ने अवध में इजारदार्स यानी कि रेवेन्यू फार्मर्स को अपॉइंट किया था, जिनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना। ये उन्होंने मराठा और मैसूर के खिलाफ अपने वार्स को फंड करने के लिए किया था। अलेक्जेंडर हेनई एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसे इजारा कलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। हेनई ने एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड की, जिससे जमींदार और कल्टीवेटर्स के लिए अनबियरेबल बना दिया। ये डिमांड उन्होंने इजारा सिस्टम के अंदर इम्पोज की थी। जमींदार्स ने गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू हेनी और उसके सब ऑर्डिनेट्स को अटैक किया,
ये रिवोल्ट लोकल रेजिस्टेंस का एक एग्जाम्पल था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। आउटकम्स ये हुआ, ऑल्दो हेनी की फोर्सेस को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन हेनी को डिसमिस कर दिया गया और उनका इजारा सिस्टम भी फोर्सफुली रिमूव कर दिया गया। ये रिवोल्ट ब्रिटिश के लिए एक वार्निंग था कि रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को ओवर एक्सप्लॉइट ना करे। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम 1794 आंध्र प्रदेश। 1758 में ब्रिटिश ने अनंता गजपति राजू राजा ऑफ विजयनगरम के साथ एक ट्रीटी की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर फ्रेंच को नॉर्दर्न सरकार से बाहर निकालने की प्लानिंग की थी। पर जब ब्रिटिश अपने प्रोमिसेस से बैकआउट हुए और राजा चिन्ना विजयरामाराजू से ट्रिब्यूट देने को कहा और अपने आर्मी डिसबैंड करने को कहा, तो राजा ने रिवोल्ट कर दिया। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, ब्रिटिश ने अपने प्रोमिस को तोड़ दिया और राजा को अपनी इंडिपेंडेंस और आर्मी को डिसबैंड करने का प्रेशर दिया, जो कि राजा और उसके लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। राजा ने अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर रिबेलियन स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश के ऑपरेशन को चैलेंज किया। इसमें लीडर्स थे राजा चिन्ना विजयरामाराजू ने रिबेलियन को लीड किया। उनके साथ उनके सब्जेक्ट्स ने भी उनका सपोर्ट किया। राजा को आउटकम्स ये हुआ कि राजा को कैप्चर कर लिया गया और पद्मनाभम में बैटल के दौरान उनकी डेथ हो गई 1794 में। विजयनगरम इवेंचुअली ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ केरला वर्मन पजस्सी राजा 1795-1805। केरला वर्मा पजस्सी राजा, जिसे केरला सिंहम या पीछे राजा भी कहा जाता है, मालाबार रीजन के कोटायम एरिया का हेड था। उसका रूल हैदर अली और टीपू सुल्तान के अगेंस्ट था और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 टू 1793 के बाद ब्रिटिश ने कोटायम पर कंट्रोल कर लिया था। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। ब्रिटिश ने वीरा वर्मा को राजा बना दिया था और उसने हाई टैक्सेस इम्पोज किया, जिससे वहां से पीजेंट्स को काफी प्रॉब्लम हुई। 1793 में पजस्सी राजा ने पीजेंट्स रेजिस्टेंस को लीड किया, जिससे उसने ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट अपनी जंग शुरू की। 1797 में एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन वायनाड रीजन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बढ़ गए और 1800 में फिर से जंग शुरू हो गई। इसमें लीडर्स थे पजस्सी राजा ने नायर्स, मेप्लाज और पठान को अपनी आर्मी में शामिल किया और ब्रिटिश के खिलाफ यूनाइटेड फोर्स बनाए। आउटकम्स ये हुआ कि नवंबर 1805 में पजस्सी राजा एक गन फाइट में शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद भी ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस चलता रहा, लेकिन उनका रिवोल्ट क्रश हो गया। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलू थम्पी 1808-9। ट्रेवेनकोर में सब्सिडरी अलायंस का एग्रीमेंट 1805 में वेजली के साथ हुआ था, जो ब्रिटिश के कंट्रोल को और बढ़ाने का एक तरीका था। इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल और बढ़ाया, जिससे लोकल रूलर और पीपल के बीच रिसेंटमेंट बढ़ गया। कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। वेल थम्पी, जो ट्रेवेनकोर के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ब्रिटिश के हाई हैंडेड एटीट्यूड के अगेंस्ट रिबेलियन शुरू किया। नायर्स ट्रूप्स की मदद से वेलुथम्पन ने आर्म्ड रेसिस्टेंस किया और उन्होंने कुंदारा प्रोक्लेमेशन में ओपनली ब्रिटिश के खिलाफ जंग की घोषणा की। ब्रिटिश के इंटरफेरेंस और हर्ट्स कंडीशन ने लोकल पॉपुलेशन को रिवोल्ट करने पर मजबूर कर दिया। लीडर्स थे इसमें वेलुथम्पी ने नेयर ट्रूप्स के साथ ब्रिटिश के खिलाफ आर्म रेसिस्टेंस किया। आउटकम्स ये हुआ कि ब्रिटिश ने लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन किया ताकि रिबेलियन को कंट्रोल किया जा सके। महाराजा ट्रेवेनकोर ने ब्रिटिश के साइड में चला गया और वेलुथम्पी को कैप्चर होने का डर था। वेलुथम्पी ने अपनी जान ले ली। अब बात करते हैं अपराइजिंग इन हरियाणा 1803 ऑनवर्ड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को सुरजी अर्जुन गांव ट्रीटी 1803 के थ्रू अपने कंट्रोल में ले लिया था।
हरियाणा का लोकल रूलर्स और चिफटेंस को भी अपनी इंडिपेंडेंस खत्म होने का गुस्सा था, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया। हरियाणा में डिस्टरबेंसेस हुई, लेकिन कोई बड़ा अपराइजिंग नहीं था। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज और लैंड रेवेन्यू के सिस्टम के वजह से रिसेंटमेंट बढ़ गया। अब डिस्टरबेंसेस इन बुंदेलखंड 1808 to 12। ब्रिटिश पॉलिसीज ने हेरिडिटरी चिफ्टमैन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर इकरारनामा दिया, जिसमें उनको अपने ट्रेडिशनल पावर को कंट्रोल करने का हक दिया गया था। लोकल चिफ्टेंस को ये ब्रिटिश इंटरफेरेंस पसंद नहीं आई और इसलिए रिवोल्ट शुरू हो गई। बुंदेलखंड में ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ, जिसमें लोकल रूलर ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश को चैलेंज किया। ब्रिटिश ने इकरारनामा के जरिए लोकल रूलर को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन यह रिवोल्ट छोटे स्केल पर हुई थी। अब राइजिंग एट बरेली 1816। पुलिस टैक्स को इम्पोज किया गया, जो लोकल पीपल के लिए बहुत बर्डन था। जमींदार्स और पीजेंट्स को इस टैक्स से प्रॉब्लम हुई और इसने रिवोल्ट को ट्रिगर किया। सूरत साल्ट एजिटेशन 1844। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया था, जो पीजेंट्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था। साल्ट एक एसेंशियल आइटम था और उसकी प्राइस इंक्रीज करने से कॉमन पीपल को बहुत तकलीफ हुई। अब बात करते हैं गदकरी रिवोल्ट 1844। गदकरी एक हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थी जो ट्रेडिशनल मिलिट्री सर्विस देती थी। ब्रिटिश ने गदकरी को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कराया और एग्रीगेन ग्रीवेंसेस भी थी। अब रिवोल्ट ऑफ सावंतावादी 1844 to 59। सावंतावादी रीजन में ब्रिटिश पॉलिसीज और लोकल रूलर के बीच टेंशन थी। लोकल रूलर ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट किया। अब अदर रिविलियंस को देखते हैं, जैसे सिविल रिविलियंस ऑफ अवध 1799। अवध के लोकल रूलर को ब्रिटिश इंटरफेरेंस से गुस्सा था और उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया। अपराइजिंग इन गंजम एंड गुमसूर 1935 to 37। गंजम और गुमसूर में लैंड रेवेन्यू और टैक्स पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ। अपराइजिंग इन पलामाऊ 1802 to। पलामाऊ रीजन में लैंड रेवेन्यू और ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ। पार्लेकी मेदी आउटब्रेक। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और लोकल रूलर के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ। कच्छ रिवेलियन ब्रिटिश कंट्रोल और टैक्सेशन पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट हुआ। वगैरह राइजिंग वगैरह रूलर ने ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट। फर्स्ट, नारकेलबेरिया अपराइजिंग 1782 to 1831 बंगाल। टीटू मीर ने मुस्लिम टीनेंट्स को हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर किया, जो उन पे बियर टैक्स लगा रहे थे। ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स भी उनके खिलाफ थे, जो पीजेंट्स से एक्सोर्बिटेंट रेंट लेते थे और उनकी लैंड राइट्स को वायलेट करते थे। इवेंट्स को देखते हैं इसमें। टीटू मीर ने फ्राइजी मूवमेंट के अंदर पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट उठाया। ये रिवोल्ट एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बन गया, क्योंकि मुस्लिम पीजेंट्स को हिंदू लैंडलॉर्ड्स से ज्यादा तकलीफ थी, और ये रिवोल्ट वहाबी मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया, जो ब्रॉडर रिलीजियस और सोशियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स रखता था। फर्स्ट आर्म्ड पीजेंट्स अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश का ये रिवोल्ट माना जाता है। ब्रिटिश ने रिवोल्ट को सप्रेस किया, लेकिन ये पीजेंट्स रेजिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब पागलपंथीज 1825 to 1835 नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पागलपंथीज एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था, जिसमें हेजोंग और गेरो ट्राइब्स के लोग शामिल थे। करम शाह ने ट्राइबल पीजेंट्स को जमींदार ऑपरेशन के खिलाफ ऑर्गेनाइज किया। ट्राइबल पीजेंट्स ने रेंट देने के लिए एक लिमिट रखी थी और जमींदार्स के घरों पर अटैक किए थे। ब्रिटिश ने इक्विटेबल अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस किया था ताकि ट्राइबल पीजेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन ये मूवमेंट को वायलेंट
सप्रेशन का सामना करना पड़ा था। इसमें इवेंट्स को देखते हैं। पागलपंतीज ने जमींदार्स के अगेंस्ट आर्म रेजिस्टेंस किया और अपने लैंड राइट्स का प्रोटेक्शन की कोशिश की। ब्रिटिश ने उनके मूवमेंट को वायलेंटली सप्रेस किया और ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर लाना चाहा। ट्राइबल पीजेंट्स का ये रिवोल्ट लोकल ऑपरेशन और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ था। अब बात करते हैं मोपला अपराइजिंग 1836 टू 1854। इसके कॉजेज को देखते हैं। हाई रेवेन्यू डिमांड और फील्ड साइज रिडक्शन ने पीजेंट्स को ऑपरेशन फील करवाया। ब्रिटिश ऑफिशियल की ऑपरेसिव पॉलिसीज और लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने पीजेंट को रिवोल्ट करने पर मजबूर किया। अब बात करते हैं मोपला अपराइजिंग 1836 टू 1854। इसके कॉजेज को देखते हैं। हाई रेवेन्यू डिमांड और फील्ड साइज रिडक्शन ने पीजेंट्स को ऑपरेस्ड फील करवाया। ब्रिटिश ऑफिशियल की ऑपरेसिव पॉलिसीज और लैंड रेवेन्यू सिस्टम ने पीजेंट्स को रिवोल्ट करने पर मजबूर किया। मोपला पीजेंट्स को हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ एंगर था। आइए इसमें इवेंट्स को देखते हैं। 1836 टू 1854 के बीच 22 मोपला अपराइजिंग हुए, जिसमें पीजेंट्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आर्म रेजिस्टेंस दिया। मोपला अपराइजिंग का मेन फोकस लैंड राइट्स, रेवेन्यू डिमांड और ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ था। सेकेंड मोपला अपराइजिंग जो 1921 में हुआ, उससे पहले भी ये अपराइजिंग पीजेंट्स के ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करते थे। अब बात करते हैं ट्राइबल रिवोल्ट। फर्स्ट, पहाड़ियाज रिबेलियन 1778, राजा महल हिल। पहाड़ियाज एक हिल ड्वेलिंग ट्राइब थी जो राजमहल हिल के आसपास रहती थी। ये ट्राइब अपनी सबसिस्टेंस यानी कि खुद का जीवन चलाना फॉरेस्ट प्रोड्यूस और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जरिए करती थी। पहाड़ियाज के जियोग्राफिकल आइसोलेशन उन्हें दूसरे लोगों से काफी अलग रखता था और इस वजह से उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया था। बिफोर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को देखते हैं। ब्रिटिश आने से पहले पहाड़ियाज प्लेन्स के आसपास रेड करते थे अपने जीवन के लिए जरूरी चीजें लेने के लिए। जमींदार्स और ट्रेडर्स को अपने रेट्स से बचने के लिए ट्रिब्यूट देना पड़ता था। ये एक पीसफुल अरेंजमेंट था जिसमें दोनों तरफ से समझदारी थी। कॉन्फ्लिक्ट विद ब्रिटिश को देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटल्ड एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू किया, जिसका इम्पैक्ट पहाड़ियाज पर पड़ा। ये उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ के लिए खतरा बन गया था। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब था कि लैंड राइट्स को सेटल किया जाए, जो कि पहाड़ियाज के लिए प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि उनका ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बेस्ड था। ब्रिटिश पुलिस ने पहाड़ियाज को अपने लैंड और फॉरेस्ट राइट्स से वंचित किया, जिसकी वजह से उन्होंने रेड्स करना शुरू किया और अपने इंडिपेंडेंस को डिफेंड करना चाहा। अब द रिबेलियन 1778 को देखते हैं। 1770s के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस ने पहाड़ियाज को वायलेंटली अटैक किया, जिससे उनके बीच गुस्सा और रिसेंटमेंट बढ़ गया। इस गुस्से का नतीजा 1778 में एक रिबेलियन के रूप में निकला और राजा जगन्नाथ के लीडरशिप में हुआ। पहाड़ियाज ने अपनी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म रेजिस्टेंस दिखाया। ब्रिटिश रेस्पॉन्स में उन्होंने पहाड़ियाज चीफ को एनुअल अलाउंसेस दिए और उनसे ये इंश्योर करने को कहा कि उनके कंडक्ट को कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं रिवोल्ट ऑफ तिलका मांझी, संथाल परगना। तिलका मांझी, जो जबरा पहरिया के नाम से भी जाना जाता है, संथाल परगना के एक आदिवासी लीडर थे। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ रिबेलियन किया, खासकर उनकी डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट। संथाल परगना एक ट्राइबल एरिया थी जहां तिलका मांझी ने अपने गुरिल्ला वारफेयर के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज किया। आइए की इवेंट्स को देखते हैं। इनिशियल रेबेलियन। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के आसपास अपने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश बोट को गंगा के किनारे लूट लिया और ब्रिटिश ट्रेजरी
से पैसा चुरा कर गरीबों में बांट दिया। ये गुरिल्ला वॉरफेयर का एक एग्जाम्पल था जिसमें संथाल वुमेन भी शामिल थी। अब रामगढ़ कैंप अटैक 1778। 1778 में तिलका ने अपने पहाड़िया सरदार के साथ रामगढ़ कैंप पर कब्जा कर लिया। ये ब्रिटिश के लिए एक बड़ा शौक था। भागलपुर अटैक 1784। 1784 में तिलका ने भागलपुर पर भी हमला किया, जहां उन्होंने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट अगस्टस क्लेवेलेंट को मार दिया। ये उनका बोल्ड अटैक था। ब्रिटिश रिटेलिएशन। ब्रिटिश ने रिटेलिएट किया और तिलका मांझी को कैप्चर कर लिया। उन्होंने 1785 में फांसी दे दी। तिलका मांझी को आदिवासी लीडर के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार ब्रिटिश रूल के खिलाफ हथियार उठाया। अब बात करते हैं जंगल महल रिवोल्ट और चुवार अपराइजिंग 1776 छोटा नागपुर। जंगल महल रिवोल्ट या चुवार अपराइजिंग एक ट्राइबल रेबेलियन था जो छोटे नागपुर से जमींदार ने ब्रिटिश के खिलाफ किया। छोटे नागपुर के जमींदार ने ब्रिटिश के खिलाफ किया। ये रिवोल्ट रेवेन्यू हाइक और मड फोर्ट को तोड़ने के ब्रिटिश ऑर्डर के बाद शुरू हुआ। छोटा नागपुर और बंगाल के प्लेन्स के बीच ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ, खासकर बीरभूम, बंकुरू और मिदनापुर में। अब की इवेंट्स को देखते हैं। इनिशियल अपराइजिंग 1776। 1767 में ब्रिटिश ने जंगल जमींदार पर रेवेन्यू हाइक लगाई और उनसे कहा कि मड फोर्ट को तोड़ दिया जाए। ये बात चुवार जमींदार को पसंद नहीं आई। 1768 में घाटशिला के जमींदार जगन्नाथ सिंह ने अपने चुवार फॉलोवर्स के साथ रिबेलियन शुरू की और ब्रिटिश को कैपिचुलेट करने पर मजबूर कर दिया। रेबेलियन अंडर दुर्जन सिंह 1798। 1798 में दुर्जन सिंह के लीडरशिप में चुवार रिवोल्ट ने एक नई जान ली। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसीज जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट और पुलिस रेगुलेशन के चेंजेस ने चुवार जमींदार को रिसेंट कर दिया था। इस रेबेलियन में पैकास, ऑर्डिनरी चुवार और जंगल जमींदार ने मिलकर रायपुर के आसपास रिवोल्ट किया। ये रिवोल्ट 1799 में वॉलंटरी सप्रेस किया गया। अब बात करते हैं संथाल रेबेलियन 1855 to 56 बिहार। संथाल ट्राइब ने राजमहल हिल के एरिया में 1770 to 1780 के बीच सेटल होना शुरू किया था। ये एरिया उनके लिए एक नई जिंदगी का शुरुआत था। संथाल और पहाड़ियाज के बीच के फ्यूड एक तरह से होय और प्लोग के बीच की लड़ाई थी। होय पहाड़ी का सिंबल था जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे और प्लोग संथाल का सिंबल था जो सेटल्ड एग्रीकल्चर करते थे। इस फ्यूड को सॉल्व करने के लिए दमन इको नाम का एक एरिया बनाया गया जो संथाल के लिए फुट हिल्स का एक पोर्शन था जहां उन्हें अपनी खेती करने का हक दिया गया। कॉजेस को देखते हैं। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश ने संथाल के लैंड पर हैवी टैक्सेस लगा दिया। ये टैक्सेस उनके लिए बहुत ज्यादा थे और उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते थे। डीको आउटसाइडर। मनी लेंडर्स ने हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा दिया और जब डेप्थ पे नहीं हो पाए तो लैंड को अपने नाम कर लिया। धीरे धीरे जमींदार ने दामिन इको के लैंड को अपने कब्जे में लाना शुरू किया। ऑपरेट बाय आउटसाइडर। संथाल्स को लगने लगा कि उनकी जिंदगी को आउटसाइडर यानी कि मनी लेंडर्स जमींदार ने डिफिकल्ट बना दिया है और उनके लैंड राइट्स को मार रहे हैं। एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये रिवोल्ट पहले जमींदार्स और मनी लेंडर्स के खिलाफ शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में बदल गया। संथाल ने इसे हुल यानी कि लिबरेशन मूवमेंट का नाम दिया। अब बात करते हैं खोंड अपराइजिंग। खोंड अपराइजिंग 1837 to 56। खोंड अपराइजिंग की लीडरशिप चकरा बिश्नोई ने की थी। ये रिवोल्ट
ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के हिली रीजन में स्प्रेड हुई। कॉन्ड अपराइजिंग कॉन्ड ट्रैवल ने ह्यूमन सेक्रीफाइस को रोकने, नए टैक्सेस को अपोज करने और जमींदार्स के एंट्री को अपने एरिया में रोकने के लिए ये रिवोल्ट शुरू की। आइए काउजेस को देखते हैं। सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। कॉन्ड कम्युनिटी में ह्यूमन सेक्रीफाइस एक पुरानी ट्रेडिशन थी। ब्रिटिश ने इस ट्रेडिशन को रोकने की कोशिश की जो कॉन्ड ट्राइब्स के लिए अनएक्सेप्टेबल था। न्यू टैक्सेस। ब्रिटिश ने नए टैक्सेस लगाए जो कॉन्ड अपराइजिंग के लिए बहुत ज्यादा बर्डन था। एंट्री ऑफ जमींदार। ब्रिटिश ने जमींदार्स को अपने एरिया में इंटर करने दिया जो कॉन्ड अप ट्रैवल के लिए थ्रेट था। ये उनके लैंड राइट्स को इफेक्ट कर रहा था। इसमें इवेंट्स ये हुआ कि चक्रा बिश्नोई की लीडरशिप में कॉन्ड ट्रैवल्स ने अपनी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिवोल्ट किया। ये रिवोल्ट काफी वायलेंट था और ब्रिटिश के लिए एक चैलेंज था। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1890 to 1901। बिरसा मुंडा का रिवोल्ट जो उगलन के नाम से भी जाना जाता है। उगलन का मतलब है ग्रेट टुमल्ट। सिंहभूम और रांची के एरिया में 1890s में शुरू हुआ। बिरसा मुंडा का मेन एम था एक इंडिपेंडेंट मुंडा राज बनाना जहां रिलीजियस और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो। उनका विजन था कि उनकी ट्राइबल सोसाइटी अपने ट्रेडिशन और राइट्स के साथ इंडिपेंडेंट हो। आइए काउजेस को देखते हैं। जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश ने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें ट्राइबल लैंड्स को जमींदार्स के कंट्रोल में दिया गया। इससे ट्राइबल्स को अपने लैंड पर रेंट देना पड़ता था। जब वो रेंट नहीं दे पाए तो उन्हें अपने लैंड से इविक्शन का सामना करना पड़ता था। यह सिस्टम ट्राइबल के लिए डिस्ट्रक्टिव था क्योंकि उनके पास अपनी जमीन का कंट्रोल नहीं था और उन्हें आउटसाइडर जैसे मनी लेंडर जमींदार के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। एंगर अगेंस्ट दिकूज। दिकूज का मतलब है आउटसाइडर जो मनी लेंडर और जमींदार थे। इन लोगों ने ट्राइबल को एक्सप्लॉइट किया, उन्हें हाई इंटरेस्ट लोन दिए और जब वो लोन्स नहीं चुका पाए तो उनकी लैंड्स पर कब्जा कर लिया। क्रिश्चियन मिशनरीज भी ट्राइबल के ट्रेडिशनल बिलीफ्स को अंडरमाइन कर रहे थे जिससे बिरसा मुंडा और उनके फॉलोवर्स में उनके खिलाफ रिसेंटमेंट थी। ऑपरेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपलसरी बेगर यानी कि फोर्स लेबर को इंट्रोड्यूस किया जिसमें ट्राइबल को फ्री लेबर देना पड़ता था। इसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसीज और लैंड रिफॉर्म्स ने ट्राइबल राइट्स को अंडरमाइन किया जिससे बिरसा मुंडा ने रिवोल्ट शुरू किया। अब इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट को देखते हैं। बिरसा मुंडा का लीडरशिप। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया और उन्हें ब्रिटिश रूल के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने रिलीजियस सिंबल और ट्राइबल यूनिटी का यूज किया जो उनके रिवोल्ट को एक स्पिरिचुअल मूवमेंट बनाता था। बिरसा ने मुंडा राज को स्टेब्लिश करने का गोल रखा जिसमें ट्राइबल को अपने लैंड और कल्चर का कंट्रोल वापस मिले। गुरिल्ला वारफेयर। बिरसा मुंडा ने गुरिल्ला वारफेयर का यूज किया जिसमें स्मॉल मोबाइल ग्रुप ने सरप्राइज अटैक किया ब्रिटिश फोर्स पर। ये टैक्टिक्स काफी इफेक्टिव थी और ब्रिटिश को ट्राइबल रेबिलियन का सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए जैसे कंपलसरी बेगर को एबोलिश करना और टेनेंसी एक्ट ऑफ 1903 को पास करना जो मुंडा ट्राइब्स के खुंदकट्टी सिस्टम को रिकॉग्नाइज करता था। खुंड कट्टी सिस्टम एक ट्राइबल लैंड ओनरशिप सिस्टम था जिसमें लैंड ज्वाइंट ओनरशिप थी और लैंड का ओनरशिप ट्राइबल लीनेज के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता था। इस सिस्टम में मुंडा ट्राइबल जमीन को क्लियर करके और उसे कल्टीवेट करते और फिर उस लैंड को क्लीन के साथ शेयर करते। अब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 को देखते हैं। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को पास किया गया जिससे ट्राइबल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। इस एक्ट ने मुंडा ट्राइब्स को उनके ट्रेडिशनल लैंड राइट्स को वापस दिया और उन्हें आउटसाइडर के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया।
अब बात करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड मूवमेंट। फर्स्ट, कोल अपराइजिंग 1831, छोटा नागपुर। कॉजेज को देखते हैं। ब्रिटिश पुलिस ने कोल हेडमैन से जमीन छीनी और उनकी ट्रेडिशनल राइट्स को अंडरमाइन किया। कोल ट्राइबल्स को उनकी जमीन से निकाल दिया गया और उनपे नए टैक्सेस भी लगाए गए। इनमें लीडर्स थे बुद्धो भगत। बुद्धो भगत ने कोल ट्राइबल्स को लीड किया और ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए। ये रिवोल्ट वायलेंट क्लैश के साथ था, जिसमें ब्रिटिश और उनके लोकल कोलैबोरेटर के साथ टकराव हुआ। कोल हेडमैन का मतलब है कोल ट्राइब्स के ट्रेडिशनल लीडर जो अपने कम्युनिटी को गवर्न करते हैं। अब हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1820 to 37, झारखंड। कॉजेज, ब्रिटिश पुलिस जैसे रेवेन्यू कलेक्शन और सिंहभूम पर ऑक्यूपेशन ने हो और मुंडा ट्राइब्स को गुस्सा दिलाया। इस पॉलिसी ने उनके लैंड राइट्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे अटैक हो रहा था। इसमें लीडर्स राजा प्रहत ने हो और मुंडा ट्राइब्स को ब्रिटिश के खिलाफ उठाने के लिए लीड किया। ये रिवोल्ट ब्रिटिश इंक्रोचमेंट को रोकना और ट्राइबल ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए था। सिंहभूम का मतलब है झारखंड का एक रीजन जहां मुंडा और हो ट्राइब्स रहती थी। अब खोंदा दोरा कैंपेन 1900, विशाखापट्टनम। कॉजेज को देखते हैं। खोंदा दोरा ट्राइब्स को ब्रिटिश की लोकल गवर्नेंस और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस पसंद नहीं आई। ब्रिटिश ने टैक्सेस इंपोज किए और उनकी ट्राइबल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। इसमें लीडर्स कोरा मलाया ने खोंदा दोरा ट्राइब्स को मोबिलाइज करके ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन किया। यह मूवमेंट ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और ब्रिटिश को रूल चैलेंज करने के लिए था। खोंदा दोरा का मतलब है विशाखापट्टनम रीजन की एक ट्राइबल कम्युनिटी जो अपनी अलग गवर्नेंस सिस्टम रखती थी। अब भील रिवोल्ट 1817 to 19 and 1913, वेस्टर्न घाट्स। कॉजेज, भील ट्राइबल्स को ब्रिटिश ने उनके टेरिटरीज से निकाल दिया जो पहले मराठा एम्पायर का हिस्सा थे। ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू और मनी लेंडर्स के थ्रू एक्सप्लोटेशन बढ़ा दी थी। इसमें लीडर गोविंद गुरु ने भील ट्राइब्स को ऑर्गेनाइज करके भील राज बनाने की कोशिश की। यह इवेंट ट्राइबल ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने और ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ था। भील राज का मतलब है भील ट्राइब्स का अपना इंडिपेंडेंस रूल जिसमें वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। रंपा रिवोल्ट 1916, 1922 to 24, आंध्र प्रदेश। कॉजेज, रेम्पा रीजन में ब्रिटिश की लैंड और फॉरेस्ट कंट्रोल पॉलिसीज ने ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत परेशान किया। जमींदार्स और मनीलैंडर्स ने भी ट्राइबल को एक्सप्लॉइट किया। इसमें लीडर अल्लूरी सीतारामा राजू ने रंपा ट्राइब्स को लीड करके गुरिल्ला वॉरफेयर किया। यह मूवमेंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ था जिसमें हिट एंड रन टैक्टिक्स का यूज किया गया। राजू को 1924 में कैप्चर और एग्जीक्यूट किया गया। अब फॉरेस्ट सत्याग्रह 1920s, 1930s, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। कॉजेज को देखते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज को ब्रिटिश के फॉरेस्ट पॉलिसीज से प्रॉब्लम थी जिसमें उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज करने से रोका गया। फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें ट्राइबल्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। इसमें लीडर्स चेंचूज करवार। ट्राइबल ने सत्याग्रह करके फॉरेस्ट राइट्स को रिजर्व करने की कोशिश की। यह मूवमेंट ब्रिटिश की फॉरेस्ट पॉलिसीज के खिलाफ था जो ट्राइबल एसेस को रेस्ट्रिक्ट करती थी। अब रामोसी अपराइजिंग, वेस्टर्न घाट्स। कॉजेज, रामोसी ट्राइब्स को ब्रिटिश एनेक्सेशन और मराठा टेरिटरीज का लॉस बहुत गुस्सा दिलाता था। ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन और मराठा नोबिलिटी के थ्रू भी इन्हें परेशानी होती थी। इसमें लीडर चित्तूर सिंह और उमाजी नायक ने रामोसी अपराइजिंग लीड किया जो ब्रिटिश के खिलाफ और मराठा पावर को रिस्टोर करने के लिए था। रामोसिस एक ट्राइबल कम्युनिटी जो वेस्टर्न घाट्स में रहती थी और ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट कर रही थी। अब अदर ट्राइबल मूवमेंट को देखते हैं जैसे
नैकादा मूवमेंट 1860s, मध्य प्रदेश गुजरात। ब्रिटिश और कास्ट हिंदूज के खिलाफ रिवोल्ट किया गया। खारवार रिबेलियन 1870s, बिहार। रेवेन्यू सेटलमेंट पॉलिसीज के खिलाफ खारवार ट्राइब्स ने रिवोल्ट किया। कोया रिवोल्ट, ईस्टर्न गोदावरी, अरुणाचल प्रदेश। कोया ट्राइब्स ने ब्रिटिश पॉलिसीज और लैंड एलियनेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। बास्तर रिवोल्ट 1900, जगदलपुर। बास्तर ट्राइब्स ने न्यू फ्यूडल और फॉरेस्ट रिलेविस के खिलाफ रिवोल्ट किया। गोंड अपराइजिंग 1940, गोंड ट्राइब्स ने गोंड धर्म को यूनाइट करने और ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिवोल्ट किया। अब बात करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग इन मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फर्स्ट, खासी अपराइजिंग अप टू 1833, घेरो एंड जतिया हिल, मेघालय। खासी, घेरो, खाम्पी एंड सिंगफो ट्राइब्स ने आउटसाइडर जैसे इंग्लिशमैन, बंगालीज और प्लेन लवर्स के अगेंस्ट ऑर्गेनाइज रेसिस्टेंट किया। ब्रिटिश पॉलिसीज और उनके इंटरफेरेंस से लोकल ट्राइब्स की लैंड और कल्चर पे थ्रेट आ गया था। ये रेजिस्टेंस ब्रिटिश के एक्सप्रेशन और इंटरफेरेंस के खिलाफ था, लेकिन 1833 में इसे सप्रेस कर लिया गया। अब सिंगफोस रिबेलियन 1830 ऑनवर्ड्स, आसाम। कॉजेज, सिंगफोस ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। 1839 में अपराइजिंग ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया। 1843 में ब्रिटिश गैरिसन पे अटैक किया गया। यह रिबेलियन ब्रिटिश प्रेजेंस को आसाम में चैलेंज करने के लिए था। ब्रिटिश रिटेलिएशन के बाद रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया गया। कुकीज रिवोल्ट 1917 to 1990, मणिपुर। कॉजेज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ लेबर रिक्रूटमेंट ने कुकीज ट्राइब को गुस्सा दिलाया। कुकी ट्राइब्स को फोर्स लेबर के लिए बुलाया गया, जो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। कुकीज ने ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। ये रिवोल्ट लेबर एक्सप्लॉयटेशन और फोर्स रिक्रूटमेंट के खिलाफ था। अब जेलियांग सॉन्ग मूवमेंट 1820, मणिपुर। कॉजेज, कुकी रिवोल्ट 1917 to 19 के बाद जेमी लियांगमेन रोंगमेन ट्राइब्स को लगा कि ब्रिटिश ने उनकी प्रोटेक्शन नहीं की थी। ब्रिटिश फेल्यूर टू प्रोटेक्ट द ट्राइब्स फ्रॉम द कुकीज रिवोल्ट ने ट्राइब्स को रिवोल्ट करने पर मजबूर किया। जे लियांगसॉन मूवमेंट ने ब्रिटिश फेल्यूर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और अपनी इंडिपेंडेंस और ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अब नागा मूवमेंट 1905 to 31, मणिपुर। कॉजेज, नागाज ने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, एमिंग टू एस्टेब्लिश नागा राज। ब्रिटिश ऑपरेशन और लैंड एलियनेशन के खिलाफ ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जदोनंग ने नागालैंड में नागा राज स्टेब्लिश करने की कोशिश की। रानी गैंदीनुलु ने हेराका मूवमेंट लीड किया, जो नागा आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी को रिस्टोर करने के लिए था। दोनों मूवमेंट को सप्रेस किया गया, लेकिन ये काबोई नागा एसोसिएशन 1946 के फॉर्मेशन की तरफ लीड किया। अब अदर मूवमेंट को देखते हैं, जैसे सिंटेंग ऑफ जंतिया हिल 1860-62। जंतिया हिल में सिंटेंग्स ने ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ रिवोल्ट की। फुलागुरी पीजेंट रिबेलियन 1861, आसाम के फुलागुरी रीजन में पीजेंट्स ने ब्रिटिश और लैंड पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया। रिवोल्ट ऑफ सफलाज 1872 to 73, सफलाज ट्राइब ने ब्रिटिश एनेक्सेशन और लैंड एलियनेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया। अपराइजिंग ऑफ कच्चा नागाज 1882, कच्चा नागाज ने ब्रिटिश एनेक्सेशन और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रिबेलियन किया। खम्प्टी रिबेलियन 1938 to 42,
खामती ट्राइब्स ने असम में ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट किया।